प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जैसे जानते हैं पिछले 2 सालों से 2015 और 2016 का जो मैथ्स का पेपर था उसको देखने के बाद बच्चे आज की डेट 20 मार्च 2017 के लिए बड़े एक्साइटेड थे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आज ये पेपर आ चुका है। आज हम आप लोगों के सामने इस पेपर को डिस्कस करेंगे, इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, कहाँ पर पेपर मुश्किल है कहाँ पर मुश्किल नहीं है, तो उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और आगे के प्लानिंग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में एक स्पेशल खास आदमी मिस्टर राजीव मनोचा, जिनकी नस नस में मैथ्स हुआ है, जो बचपन से मैथ्स करते आए हैं और जिनके यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो 100 लेने में आगे माहिर होते हैं, शॉर्टकट्स देने में वो बहुत ज़्यादा हैं। वो मैथ्स को किस तरीके से सोचते हैं और बच्चों के लिए क्या प्लानिंग लेकर आते हैं और आपको किस तरह हेल्प करता है, तो आज आप लोग देखेंगे। तो उनकी बहुत सारी बुक्स भी आपको मिलेंगी अरियंत के साथ। ही इज विद मी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स और वो सुबह से लेके शाम तक उनकी नस नस में मैथ्स, उठते हुए मैथ्स, जागते हुए मैथ्स, हर मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे एनालिटिकल सोचना है, ग्राफिकल सोचना है, स्टोरी लेवल से कैसे सोचना है, वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज ये सेट 2 और सेट 3 का जो पेपर है हमारे पास आया है दिल्ली रीजन का, इसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना नहीं लगना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछले 2 सालों के पेपर देखे उसमें बच्चों का जो मेंटल लेवल है और इमोशनल लेवल भी चेक किया गया। उसमें बच्चे बहुत घबरा जाते थे और कई बच्चों ने तो इस 2017 में आते हुए हमारे बैचेस में सारे बच्चे थे जिन्होंने हौसला ही छोड़ दिया कि ये मैथ्स तो मेरे लेवल का ही नहीं है, ये मैथ्स आपके ही लेवल का है, आप लोग ही कर सकते हैं। आज जिन स्पेशलिस्ट को हमने बुलाया है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अप टू लेवल नहीं है, जो मिस्टेक हैं, तो बोर्ड वालों से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो नंबर जो हैं उनको मिलने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 सेट 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड √3y इक्वल टू एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यूजिंग इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर जो है, बोर्ड वालों से भी हमारी गुजारिश है कि वो बताना भूल गया कि ये जो 2 कर्व्स बन रहे हैं, एक तो सर्कल बन रहा है जिसके अंदर सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, और एक जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप पॉजिटिव है और ये आपकी ओरिजिन से पास कर रही है। एरिया जो है बच्चा आपका वाई एक्सिस के साथ भी निकाल सकता है, एक्स एक्सिस के साथ भी निकाल सकता है। तो मैं बोर्ड वालों से, जो भी पेपर चेकिंग डिपार्टमेंट है, उससे गुजारिश करूंगा कि जिस बच्चे ने चाहे एक्स एक्सिस के साथ निकाला हो, चाहे वाई एक्सिस के साथ निकाला हो, चाहे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, इसके अंदर उस बच्चे को नंबर मिलने चाहिए। और बल्कि बेस्ट तो ये था कि इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन और था जो इसके साथ चॉइस पे था, वो बच्चे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अब हम अपने स्पेशलिस्ट, जिसके लिए आप बेधड़क होकर बैठिए और वो अब आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि पेपर कैसा था लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन के बीच में। वेलकम टू मिस्टर राजीव मनोचा। अपने दिल को थाम के बैठिए, क्लैप कीजिए उनके लिए। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर सुनील। हाँ जी राजीव जी, अब आपसे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि जो इस साल का पेपर था और लास्ट ईयर का पेपर था, इस साल का पेपर जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और पेपर देखने के बाद लग रहा है कि अपना सीबीएसई वालों ने काफ़ी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, पेपर को बहुत बैलेंस बनाया है, बच्चा अच्छी तरह पेपर कर सकता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है और आगे बच्चों को कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए, हर सेक्शन के बारे में आप बताइए। थैंक यू डॉक्टर सुनील जी। मुझे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया टू एनालाइज द बोर्ड पेपर 2017 मैथ्स पेपर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स who are going to prepare for the next year, see, mathematics is a language in which God has written universe. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि मैथ्स कभी याद रट के नहीं की जा सकती, तो समझ के करना पड़ता है, ये तो सब जानते ही हैं। तो ये जो सर हमारा कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं कि इट्स अ यूनिवर्स लैंग्वेज, गॉड्स लैंग्वेज। यदि आप इसको रटा क्वेश्चन लगाना चाहें तो पेपर नहीं कर सकते। तो ये जो पेपर है सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा मेहनत करने वाला है और टेक्निकल है उसे कर सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके अंदर आपका सेट 3 के अंदर पेपर था
कि वहाँ पर उसने एग्जाम्पलर के अंदर क्वेश्चन डाल दिया था, जो बच्चा रटा वेकेशन लगाता है वो नहीं कर सकता, जो दूसरा बच्चा है वही कर सकता है। वो था अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज कंटेन 1024। यस सर। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो फंक्शंस का जो चैप्टर है, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन का जो सवाल है, तो उसमें कुछ बच्चों को लगा कि डिस्कस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1 बाय द रूल ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी। तो बच्चों ने इसमें बाइनरी ऑपरेशन चेक किया, बच्चों ने इसमें कम्यूटेटिव लॉ चेक किया, बच्चों ने इसमें एसोसिएटिव लॉ चेक किया। तो सिंपल सी बात है, जब उन्होंने ले रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें ये बाइनरी ऑपरेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ डिस्कस करना था, एसोसिएटिव लॉ सिर्फ डिस्कस करना था, जो कि आप देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ नहीं था इसमें। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, अब बच्चे यहाँ पे थोड़े से परेशान ही हो गए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला तो उसमें कि कम्यूटेटिव वो तो है ही नहीं, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन है। देखो जी, इसमें उन्होंने बोला है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो व्हेन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, दे आर नॉट आस्किंग यू टू कमेंट ऑन दैट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको सिर्फ लिखना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या है इसमें। जब आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट में ए ऑपरेशन ई विल नॉट बी इक्वल टू ई ऑपरेशन है। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करके लिखनी है और साथ में इन्वर्स उसका निकालना है। तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो गए कि हमें इसमें, क्योंकि इसमें एक चॉइस ऑप्शन भी थी, चॉइस ऑप्शन में भी अगर बच्चे को उसको चेक करना है कि ये 9x² + 6x - 5 का इन्वर्स, तो अगर बच्चे की तैयारी अच्छी है तो वो कर सकता है। तो कहने का मतलब है, इन नटशेल जो पेपर सीबीएसई बना रही है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं मोर ऑफ फार्मूला बेस्ड आया है और मोर ऑफ थ्योरम बेस्ड आए हैं, प्रूफ आए हैं। तो बच्चे को वो चाहते हैं कि वो पूरा 100% अपनी तैयारी करके चलें, ना कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस करके चलें। और दूसरा अपना क्या नाम है, जो पेपर का जो टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है, अगर वो बच्चा अपना माइंड सेट 2.5 घंटे का लेके चलेगा तब जाके उसका पेपर पूरा होगा। अगर वो लेके चलेगी मैं 3 घंटे का पेपर है, तो शुरू में ही उसको लेके चलना है कि 10:30 से लेके 1 o'clock के बीच में उसको अपना पेपर फिनिश करना है। तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। यस, मैं आपको एक बात जो राजीव जी ने आपको बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। ये जो क्वेश्चन आया था, डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, मैंने यहाँ पर खूब सारे कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को ये डिस्कस करते हुए सुना, टीचर्स को डिस्कस करते हुए सुना कि ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2016 वाला जो बोर्ड सीबीएसई आउटसाइड में आया था, बिल्कुल वैसा था। लेकिन इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क था, जो मनोजा जी ने आपके साथ डिस्कस किया, जो माइन्यूटली हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन AQ-1 बाई द रूल। रूल वही है, पक्की बात है, जो पिछले साल था। एंड आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन ए। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और वो इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए है। और यदि आप 2016 का क्वेश्चन देखेंगे जो इसी तरह का आया हुआ है, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक स्पेशल और स्पेशल एक स्पेशलिस्ट आदमी ही इस बारे में डिफरेंस पैदा कर सकता है और कोई पैदा नहीं कर सकता। हाँ जी मनोजा जी, अब हम आपसे और 1 मार्कर के बारे में जानना चाहेंगे कि 1 मार्कर के अंदर क्या है। और मनोजा जी का ये कहना है कि बच्चे ने यदि पेपर कंप्लीट करना हो तो उसको पेपर जो है कम से कम 2 hour 20 minutes की प्रॉब्लम्स के अंदर लेके चलना चाहिए। और जो इस बार का पैटर्न था वो भी थोड़ा सा अलग था, एक सेक्शन बी नया इंट्रोड्यूस हुआ था। बच्चे को 1 मार्क का क्वेश्चन जो है 1.5 मिनट में कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 3 मिनट में कंप्लीट करना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 6 मिनट में कंप्लीट करना है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका 9 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इस तरह उसके बाद 40 मिनट्स हर हालत में बचेंगे और वो 40 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकता है। तो अब मनोज जी, अब आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन तो देखे हुए नजर आते हैं बच्चों को, और इस पेपर में और क्या खासियत थी। सबसे पहले आप 1 मार्कर के बारे में बताएंगे कि 1 मार्कर कैसा है। इसमें जो 1 मार्कर के जो क्वेश्चन थे उसमें आप ज़्यादा देखेंगे। मनोज जी आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन सेट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 1 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं दे वर ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं आई थी कि जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आए। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि सीबीएसई कई बार क्या करती है, वो ये चेक करती है कि बच्चे को स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सिंबल, जैसे डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सिंबल मॉड वाला होता है, तो कई बार वो मॉड वाला सिंबल हटा के DET लिख लिया, बच्चा सोचने में पड़ गया कि DET का मतलब क्या होता है।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पहली बार पूछी गई, जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए रिलेशनशिप की, वो 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होती है। ये छोटी छोटी बातें बच्चे नहीं पढ़ते, तो बच्चों को अब अपनी पढ़ाई में हर टीचर की हर एक लाइन को लिख लेना चाहिए, उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, बिकॉज अब वो जब टाइम आ गया कि जब वो उस बच्चे के छोटे से छोटे पॉइंट को चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक जो थ्योरम्स हैं हमारे पास सेक्शन बी में, जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है, जिसमें बच्चों को लगता है कि हम तो फार्मूला बेस्ड चलेंगे। अब वो टाइम आ गया कि जैसे कॉलेज में थ्योरम्स के प्रूफ्स आते हैं, तो वो मैथमेटिकल छोटे छोटे प्रूफ्स अब धीरे धीरे वो डाल रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे जब मैथ्स ऑनर्स लें तो वो मैथ्स ऑनर्स के अंदर वो प्रूफ्स का जो सेक्शन होता है वो उसको अच्छी तरह कर सके, अगर वो सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में उतारते हैं। एक मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, एक बात जानना चाहूंगा कि ये 2015 और 16 का जो पेपर था उसका भी स्टैंडर्ड अच्छा था, इस पेपर का भी स्टैंडर्ड अच्छा था, तो आपको कहीं ये लगता नहीं कि ये जो कंपटीशन है और बोर्ड है इन दोनों के लेवल को आपस में वो मिला रहे हो, मैच कर रहे हो? इसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालिए। देखिए, कंपटीशन लेवल जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, और जो ये वाला जो पेपर होता है सब्जेक्टिव मोड होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसको अगर पूरा सब्जेक्टिव आता है तो वही बच्चा क्या नाम है कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। होता क्या है कि बच्चा सब्जेक्टिव तैयारी करता नहीं है ठीक से, वो सीधा कहता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा। इट इज़ जस्ट लाइक बाईपासिंग द रूट। तो इसलिए आज की डेट में देखेंगे कि वो बच्चे ना कंपटीशन में अच्छा कर पाते हैं, ना सीबीएसई में अच्छा कर पाते हैं। एक चीज़ मैं और नोटिस करूंगा सेक्शन सी में, जो जिसकी वजह से बच्चे परेशान हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेट 1 और 2 में सब में था, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा गया था कि प्रूव दैट ये जनरल सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें सी एक पैरामीटर है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, 4 नंबर का सवाल है, आपको 29 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम लिमिट है 3 घंटे की। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस मान के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 पेज का सोल्यूशन दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट, यही एक ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट वैल्यू समेत एनसीईआरटी से उठाया गया, और कोई भी सवाल डायरेक्ट वैल्यू समेत एनसीईआरटी से नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग की हुई है। सिर्फ एनसीईआरटी से सिर्फ एक यही सवाल है जो डायरेक्ट एक्सरसाइज से उठाया गया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से उठाया गया है, और उसके अंदर अगर आप इसका सोल्यूशन जनरली बनाएंगे तो 3 घंटे 3 पेज का है। और जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो ऑब्वियसली उसको लेंदी लगेगा। हाँ, कुछ स्मार्ट बच्चों को अगर ये पढ़ा होगा उन्होंने अपने टीचरों से कि जो उसमें लिखा है कि प्रूव दैट ये जनरल सोल्यूशन है, वो जनरल सोल्यूशन का अगर वो फॉर्मिंग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं ये समझता हूँ ये 3 लाइन में आंसर आ जाता है। अब ये बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो करते हैं उन्होंने तो ये किया, जिन्होंने फॉर्मिंग कर दी डिफरेंशियल इक्वेशन की रादर सॉल्विंग, क्योंकि उन्होंने लिखा था प्रूव दैट इट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ, उन्होंने ये नहीं लिखा सॉल्व द इक्वेशन। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस यहाँ थी, लैंग्वेज को थोड़ा देखना होता है कि लैंग्वेज यहाँ थी प्रूव दैट ये उसका जनरल सोल्यूशन है, तो प्रूव उसका जनरल सोल्यूशन है तो इसका मतलब वो इक्वेशन उसके डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करती ही नहीं करती, इसका मतलब इसको फॉर्मिंग करना था रादर देन सॉल्विंग। सॉल्विंग करने बैठोगे और उस आंसर को लेकर आओगे तो चिल्ड्रन ये 3 पेज का आंसर, तो इसकी वजह से बच्चे शायद मायूस होकर निकले, उनका पेपर टाइमली खत्म नहीं हुआ। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि मनोचा सर जो हर साल अपने यहाँ से 10-12 बच्चे जो है 100 वाले निकलते हैं, वो माइन्यूटली इसको कैसे सोचते हैं। अब जैसे कि उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया कि यदि बच्चा सोचेगा कि इसको सॉल्व करना है और यदि फॉर्म नहीं करेगा तो वो इस क्वेश्चन को अपने लिए एक भयंकर बना देगा और पूरा पेपर जो है वर्स्ट कर देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट आदमी ही माइन्यूटली जो मैथ्स को जानता है और करता है वही बता सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और बाकी और भी कुछ जानते हैं मनोजा सर से। मनोजा जी, और आप बताइए, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था जो बच्चों को खूब तंग किया और जो हमारे पास डिस्कशंस भी आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला था। एक्चुअली अगर आप देखें बुक्स में कि प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है वो पीस वाइज दिया जाता है, जैसे पीस वाइज फंक्शन होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी का पीस वाइज दिया जाता है। अब स्पेस के कारण, प्रिंटिंग स्पेस के कारण सीबीएसई ने इसको एक लाइन में लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज p, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर ऑल्सो सेम सच दैट, उसके बाद वैल्यू उसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अगर बच्चा थोड़ा सा इसको कूल माइंड से लेता तो अगर उसमें लिखता कैपिटल x रैंडम वेरिएबल, उसमें वैल्यू लिखता 0, फिर 1, फिर 2 एंड 3, उसके अंदर उसने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p, तो x इज इक्वल टू 0 के आगे p लिखता, उसकी जगह 1 पे भी p लिखता, और x एंड 2 के आगे और x और 3 के आगे वो k और k लिख देता, क्योंकि इसमें जो k है वो कहता है कि जो वैल्यूज हैं वो दोनों हमारी सेम है। अब उनका जो टोटल एग्रीगेट है वो 1 होगा, 1 से अगर उसको इक्वेट करेगा तो k की वैल्यू आएगी और आंसर इन जनरल p की टर्म्स में आएगा।
फिर वहाँ से उसकी वैल्यू पी की वैल्यू में, क्योंकि उसमें लिखा था कि समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समेशन पी आई एक्स आई, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जब पी की वैल्यू निकलती तो आई थिंक ये बच्चा आराम से कर सकता था। लेकिन बच्चों को सिर्फ यही होता है कि जब एक सवाल कोई लेंदी मिल जाए जिसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो शायद मैं समझता हूँ ये बच्चे इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। मनोजा जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो पेपर को बहुत एनालिटिकल और माइन्यूटली देखा है, आपने दिल्ली रीजन के तीनों सेट देखे हैं और ऑल इंडिया के भी रीजन देखे हैं, तो इन तीनों सेट्स में कौन सा बच्चा कोई कहता है कि सेकंड सेट बहुत डिफिकल्ट था, थर्ड सेट बहुत डिफिकल्ट था, तो आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे या कैसे कन्विंस करेंगे? जब बच्चे तो जो जानने वाला आसपास है वो तो ये जानता है कि जो उसने कर लिया, जो उसके डिक्शनरी में था वो यदि आ गया तो उसके लिए आसान है, यदि नहीं आया तो वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन आप इस पेपर को पूरा एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको कौन सा सेट लगता है कि कौन सा बेटर था? मैं तो कहूँगा सारे सेट्स बेटर थे। सारे सेट? हाँ, सारे सेट बेटर थे, लेकिन इसमें वही यही है कि जो कंटेंट है बच्चे का, बच्चा आज की डेट में सेलेक्टेड स्टडी करता है कि मैं A1 ग्रेड ले लूँ, A2 ग्रेड ले लूँ, मैं निकल जाऊँ, लेकिन अब यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। ये पूरा पेपर अगर उसको अगर आगे एडमिशन लेनी है, अगर एक प्रॉपर बैठना है, अगर प्रॉपर मैथ्स, तो हम उसको मैथ्स का पेपर का मतलब है आप उसको 100% सोचिए पहले तो। अगर 100% सोचेंगे तब आप एक पर्टिकुलर लिमिट पे अप्रोच एक वैल्यू अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ तो इसका मतलब फिर आप मैथ्स जो है उसको आप रट रहे हैं और मैथ्स को डर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वो जो चीज़ की कंटेंट आपको उसका क्लियर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आप बच्चों से, आने वाली पीढ़ी के बच्चे थे, कि मैथ्स एक ऐसा हुआ नहीं है, मैथ्स एक लैंग्वेज है। अगर आप सब इस लैंग्वेज से प्यार करना सीखेंगे तो ये आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत आपका खुद ही साथ आपका साधन बनेगी, आपका साथ देगी, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने यूनिवर्स लिखा हुआ है। एंड मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको ऑल द बेस्ट। हाँ जी मनोजा जी, मैं बच्चों के लिए, अब आप आगे की बात कर रहे हैं, तो बच्चे अक्सर जब अपनी तैयारी करते हैं तो एक एनसीईआरटी में से तैयारी करते हैं। अब ये जो पिछले 3 सालों के पेपर हम देख रहे हैं तो उसमें बच्चों को एग्जाम्पलर जो एक एनसीईआरटी ने बुक इशू की है उसमें से भी करना पड़ता है। तो आप बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगे कि बुक कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आने वाले टाइम के अंदर, एग्जाम्पलर को कैसे करना चाहिए और हर चीज़ को कैसा चलना चाहिए? और बाकी आपने बात आज एक बच्चों को बहुत बढ़िया मंत्र दे दिया है कि इट्स अ गोड्स लैंग्वेज। इस गोड्स लैंग्वेज को यदि आप अपना समझ के, एक थॉट समझ के करेंगे कि मुझे करना है, हर हालत में करना है, पास होने के लिए, चैलेंज समझने के लिए नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी समझ के करना है कि ये जो मैथ है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास आया है। और यदि आप मैथ में अपने आप को अच्छा कर लेते हैं तो बाकी आपके अदर सब्जेक्ट्स तो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। इट्स द किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ये आपने बताया है। तो अब आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए एग्जाम्पलर और उनके बीच में कैसे कंबाइन करना है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे 2018 के अंदर कवर करना है। मैं ये कहूँगा बच्चों से, चाहे वो रेगुलर एनसीईआरटी हो चाहे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी हो, जैसे आपने चैप्टर स्टार्ट किया पहला रिलेशन एंड फंक्शन, तो आप उसको साइड बाय साइड इमीडिएटली एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन साइड बाय साइड कर लेने हैं। आप उसको बाद में छोड़ेंगे तो बाद में क्या होता है, पेंडिंग हो जाता है हर काम। बच्चा, मैं समझता हूँ, मैंने कई बार देखा कि बच्चे से नहीं हो पाता, तो जो सवाल उसके अंदर, बस ये समझ लीजिए वो एक लेवल 1 एक्सरसाइज बुक है और एक दूसरी लेवल 2 एक्सरसाइज है। जब आप लेवल 1 अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं तो आपको लेवल 2 में जाना चाहिए। तो एग्जाम्पलर इज लेवल 2 ऑफ योर फर्स्ट बुक ऑफ दैट, जो चैप्टर वाइज। तो जो जो चैप्टर आपका बनता जा रहा है वो लेवल 1 मानते जाइए और उसके बाद फिर आप लेवल 2 पे पहुँचते जाइए साइमल्टेनियसली, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। मनोज जी, ये सेट 3 में एक क्वेश्चन आया, x टू द पावर m, 18 क्वेश्चन है, x टू द पावर m, y टू द पावर m इक्वल टू x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। तो जो बच्चे इस मैथ्स को चैलेंज समझते थे या ये सोचते थे कि ये हमारे पास मुसीबत है, इसको काटना है, तो एनसीईआरटी में तो पूछा गया कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आई थिंक सो इज इट इन एग्जाम्पलर है, तो यहाँ पर बच्चा काफ़ी मात खाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बच्चों को पहले ये देख रहा है कि मेरे को अपने आंसर में लाना क्या है। यूजली बच्चे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते भूल जाते हैं कि जो हमारी पावर है वो m और n है, आंसर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ m एंड n आएगा, तभी हमारा डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव 0 आने का मतलब है डी बाई डी एक्स में जो एक्सप्रेशन आएंगे उसमें जो हमारी पावर है वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यही एक छोटी छोटी बातें हैं, जब हम आपको कहते हैं कोई चीज़ प्रूव करो तो हम प्रूफ जो करना है उसको हम एनालाइज नहीं करते, हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको पहले एनालाइज करने लग जाते हैं। हमें दोनों तो एक्सप्रेशंस को एनालाइज करते हुए प्रॉब्लम को बैलेंस करके चलना होता है। मनोजा जी ने अभी क्लास शुरू होने से पहले भी एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताई, मैं उसको एक बार और आप लोगों के सामने बताऊंगा। यदि ये आपको बच्चों डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, वो यदि एग्जामिनर कहता है कि आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना है या आपने मोड ए निकालना है, तो मनोजा जी ने बताया कि ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट है।
तो आपको ये माइन्यूटली कवर अप करना है। जैसे कि ये 1 मार्कर क्वेश्चन था जिसके अंदर खूब सारे बच्चों की कंप्लेंट आई कि ये क्वेश्चन कैसे करना था। डिटर्मिनेंट a⁻⁻1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a⁻k। अब यहाँ पर मोड था नहीं, कहीं बच्चे के दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है कि वो मोड में होना चाहिए था। तो मनोजा जी ने आपको ये बताया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी थी। तो उन्होंने ये आपको बताया कि इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर k है और सिंपल सा इसका आंसर है डिटर्मिनेंट a होल टू द पावर -1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a होल टू द पावर k। तो k इक्वल टू -1 सीधा इसका आंसर आ जाना था। और मनोज जी एक कुछ और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें उन्होंने बच्चों से पूछी और बच्चे जो है जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, सेक्शन बी का क्वेश्चन आया था। अब बच्चे जो प्रिपरेशन एज ए चैलेंज समझ के करते हैं तो वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, उसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया था कि इसको सॉल्व करना है। तो कई बच्चों की कंप्लेंट आई कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एज ए 6 मार्कर की तरह, ग्राफ के ऊपर ग्राफ बनाया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक किए, तो उन्हें थोड़ा सा उन बातों के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको समझना चाहिए इन बातों को। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, जब बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं तो उनके अंदर एक ऑब्वियस सी बात है कि वो पुराने पेपर्स गो थ्रू करते हैं। जब टीचर्स के स्कूल कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग है तो एक माइंडसेट हो जाता है कि ग्राफ आएगा। देखिए, दिस इज अ गेम एंड एवरी ईयर यू हैव टू बी अलर्ट, यू आर प्लेइंग अ गेम एंड वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसके मतलब आप लैंग्वेज को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक वर्ड अपनी तरफ से प्रीजम्पशन ले रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है तो ग्राफ से होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कभी भी कोई क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का होता है तो सीबीएसई ने हमेशा उसको लिखा फॉर्मुलेट एंड हेंस सॉल्व इट। जब तक वो ग्राफिकली है, जब तक वो ग्राफिकली नहीं लिखा, फॉर्मुलेट बोला है तो इसका मतलब हमें उसे फॉर्म करके छोड़ देना है, उसको सॉल्व नहीं करना। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चन के जो शुरू की इनइक्वालिटीज हैं वो देखी, लीनियर प्रोग्रामिंग है तो शुरू कर गए। तो इसी चक्कर में आप धोखा खा गए। तो 100 जो है वो ईश्वर की कृपा से मिलते हैं और ईश्वर की कृपा बनाने के लिए आपको अपनी कंसंट्रेशन अच्छी बनानी पड़ेगी और कंसंट्रेशन अच्छी बनाने के लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा और गुड लिसनर के लिए आपको अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं की हर बात को सुनना पड़ेगा। तब जाके आप एक अच्छे बच्चे के अच्छे तरीके से आप उसको क्या नाम है हर पेपर को आप अच्छा कर सकते हैं, प्रॉपरली केयरफुली रीड करके। नहीं तो इस तरीके के छोटे छोटे एक्सीडेंट्स तो होंगे। हाँ जी मनोज जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। और एक क्वेश्चन जो है पहले सिंपल सा क्वेश्चन आता था, इस बार बोर्ड वालों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। साइन इनवर्स 6x इंटू √1 - 9x²। अभी तक बोर्ड में जो होता हुआ आया है कि जो साइड पे कंडीशंस होती हैं उसको बच्चा नजरअंदाज कर देता है, उसको देखता ही नहीं। 3√2/x/1 3√2। लेकिन जब बच्चा कंपटीशन में जाता है, आईआईटी वगैरह में जाता है, तो उनको इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बच्चे को पिछले 3 साल के ट्रेंड देखते हुए इसका बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम ही है बच्चों, 2 × 3x कर देना था, सिंपल था। और 1 - 9x² है तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपका साइन इनवर्स x है और 3x को हमने साइन थीटा रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा कोस थीटा। और ये आपका बन जाता है साइन इनवर्स 2 sin थीटा कोस थीटा, जो होता है आपका साइन 2 थीटा होता है। ये साइन 2 थीटा आ गया, ये 2 थीटा, तो ये 2 sin इनवर्स 3x आ गया। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना था, dy/dx निकालना था और ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू रिटर्न। और यदि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर में नहीं लिखते तो इट इज कॉल्ड मर्डर ऑफ मैथ्स। तो अब मैं मनोजा जी से ये जानना चाहूँगा कि ये जो साइड पे वैल्यू दी होती है बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन करें बच्चों को, जो कि कंपटीशन में इस लेवल की बातें आईआईटी लेवल में वो पूछी जाती हैं। देखिए, ये जो सवाल है इसके अंदर बेसिकली ये जो डोमेन दी हुई है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है आपको मालूम है बच्चों की ये एक्स होता है, अगर एक्स प्रिंसिपल डोमेन में लाई करता है -π/2 to π/2 और इट इज π - x अगर वो π/2 to 3π/2 पे लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब साइन इनवर्स 2 थीटा बन के आता है एक्सप्रेशन, तो ये देखना होता है कि ये जो 2 थीटा हमें डायरेक्ट लेना है या π - 2 थीटा लेना है। अगर हम 2 थीटा ले रहे हैं तो हमारी अजम्पशन होगी कि 2 थीटा शुड लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा आपने, अच्छा थीटा आपका क्या है? साइन इनवर्स 3x को आपने लिया साइन थीटा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाली साइन इनवर्स 3x,
सो 2 साइन इनवर्स, और यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4, और आपका थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3x है, तो साइन इनवर्स 3x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। नाउ यहाँ से इनवर्स हटा तो माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 1/√2, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1/3√2। तो देखा कि वही डोमेन आ रही है हमारे पास जो हमारे को गिवन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी। अगर हमारे पास ये डोमेन नहीं आती जो गिवन थी तो इसका मतलब हम इसको 2 थीटा नहीं लिख सकते, हम इसको फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये क्या इसको हमें पाई माइनस 2 थीटा लेना है या 2 पाई माइनस थीटा लेना है, लाइक दैट। इस बात के लिए भी मनोचा जी के लिए क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। तो ये वाला पार्ट मनोचा जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल डोमेन है उसको देखना बहुत जरूरी है, और इस स्टेप को भी करना और दिखाना जरूरी है, और आने वाले टाइम में इस स्टेप के भी मार्क्स हुआ करेंगे। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखते हुए डिफ्रेंशिएट करना है। अभी तक तो बच्चा इसको सिर्फ मैन्युअली कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आज मनोचा जी को बुलाने के बाद हम देख रहे हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे आप एनालिटिकल कर सकते हैं, ग्राफिकली कर सकते हैं। यदि आप वही ट्रेडिशनल और वही अपने पुराने मेथड से क्वेश्चन को करते रहेंगे तो आप आने वाले टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको हर एक चीज को एनालाइज करते हुए करना है। अब हम सेक्शन सी के ऊपर आते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर कोप्लेनर प्रूव करना है। तो बच्चों को सारी बातें रटी रटाई हैं, तो कोप्लेनर फटाफट प्रूव कर देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उसने चेंज किया, जो भी थोड़ा सा अच्छा सा बच्चा है वो इस पेपर को अच्छी तरह कर सकता है। और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन देखे हुए थे, और जो आपका 17 क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, वो पिछले 1-2 सालों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आ रहे थे, हैसनबर्ग टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसमें चाहे R1 + R2 + R3 कर दीजिए। और उसका जो चॉइस का क्वेश्चन है CD - AB, तो उसमें जो है उस मैट्रिक्स को जो D है वो 2 × 2, उसमें एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी मालूम है या नहीं मालूम है। और उसके बाद 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ही है कि ये क्वेश्चन भी हर साल जरूर पूछा जाता है। और आपका 19 क्वेश्चन भी ठीक है, और 3D भी बिल्कुल सिंपल थी। जो खास क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से मनोजा जी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, कोई इसी क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 24 जो शुरू में मैंने बताया था कि मैं बोर्ड वालों से भी गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ा सा देखा जाए, जिस बच्चे ने वाई एक्सिस के साथ भी निकाला है उसको भी मार्क्स दिए जाएं, जिसने एक्स एक्सिस के साथ भी निकाला है उसको भी मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि इसके अंदर मेंशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो मेंशन है। तो अब हम मनोजा जी से ये जानना चाहेंगे कि आपने 15-16 का पेपर भी देखा, आप अपने अंडर बहुत सारे लाखों बच्चों को निकाल चुके हैं, और हर साल हर बैचों में हजारों बच्चों को निकालते हैं। तो इस पेपर को एनालाइज करते हुए पिछले सालों के मुकाबले इस पेपर को क्या कहना चाहेंगे? ये बैलेंस्ड पेपर है या पेपर बच्चों को अलग पिछले साल की तरह ही है या लेंथी है? क्या इनकी राय है? इन मनोजा जी के बारे में जानते हैं। देखिए, मैं एक बड़े टाइम से इस बच्चों के बीच में रहा हूँ। देखिए, ये कंप्लेंट बच्चा हमेशा ही कहता है लेंथी है, लेकिन देख मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि पेपर कभी लेंथी नहीं होता। बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती 3 घंटे के मॉक एग्जाम्स को। वो 3 घंटे कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बिजनेस स्टडीज हो, देखिए एक 3 घंटे का मतलब है आपको हमेशा कुछ टाइम को माइंड सेट करके चलना है। शुरू से उसकी तैयारी रिहर्सल करनी चाहिए कि वो 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, 2.5 घंटे का। एक्चुअली क्या होता है, हम कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं, कई क्वेश्चंस को हम कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जब पेपर सेटर जो पेपर बनाता है ये बहुत अच्छे लेवल के पैनल के लोग होते हैं जो इनको सेलेक्ट करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो बेस्ट में से बेस्ट बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, 100 देना चाहते हैं, बाकी जनरल पब्लिक को पास करना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं। तो दिस इज द थिंग टेक्निक। और ये कभी भी इसको आप ये मत समझिए कि वो लेंदी, वो पेपर हमेशा बैलेंस्ड होता है। सिर्फ पीपल टू पीपल में एक ने कहा जी लेंदी है तो सारे लेंदी कहने लग जाएंगे, माँ बाप से डांट से बचने के लिए। मैं जहाँ तक अभी तक मैं समझता हूँ कि वो सोचते हैं कि अगर अभी हम बोल देंगे कि जी पेपर क्या नाम है लेंदी नहीं है, मैं तो छूट गया, तो माँ बाप डांटे बैठ जाएंगे, हमारे पेपर खराब हो जाएंगे। चलो हम बोलते हैं लेंदी है तो मतलब सारा अपना दोष हम CBSE पे मर देते हैं, और हम अपने आप को चेक नहीं करते। लेकिन मैं नहीं समझता CBSE का इसमें कोई वो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सारे पेपर बैलेंस है। आगे बढ़ने के लिए नई चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना चाहिए कि हम वही ओल्ड ट्रेडिशन में ना जाएं। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है उसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस तो बच्चों को करनी ही पड़ेगी। इसमें सिर्फ सारे बच्चे और माँ बाप और टीचरों का योगदान होना जरूरी है। बच्चों को राइट गाइडेंस देनी चाहिए, ना कि उनको एक
एक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था में डाल देना चाहिए कि जहाँ पे हम ये बोलें कि ये जो पेपर लेंदी है फलाना, तो उसमें टीचर्स को भी मॉक टेस्ट लेना चाहिए इस तरीके के कि मॉक टेस्ट, ताकि उसमें ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल डाल दिए। एक लेंथ आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, सिर्फ आपकी अप्रोच, तो अप्रोच के लिए यू हैव टू बी कंसेप्चुअल। आप अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लेके चलेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि पेपर लेंदी लगेगा। थैंक यू। तो मनोजा जी का कहना ये था कि ये जो पेपर था बहुत वेल बैलेंस था, अच्छे बच्चों को भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। बोर्ड वालों ने बच्चे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हर बात इसमें डाली हुई थी। और इन्होंने जो दो बातें माइन्यूटली थी बताई कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात बताई कि यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बच्चा यदि अप्रोच गलत ले लेता है, उसको समझ गलत जाता है, लैंग्वेज को नहीं जानता, तो उस क्वेश्चन को अपने लिए हवा बना सकता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और उन्होंने यदि अच्छा किया है तो उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और जिनके मार्क्स यदि 100 नहीं आते, तो उन्हें जो जो माइन्यूटली बातें बताई हैं, प्रूव करना और शो करना, और पिछले साल का जो एक पेपर आपका डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेशन का, उसमें गिवन था और इसमें आपको इन्वर्टिबल निकालना था, तो ये बातें आपको बाकी बच्चों से डिफर बनाती हैं और आपको एक 100 की रेंज में लेके जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपको ये आज कैसा लगा, हमारे स्पेशल जो गेस्ट हमने बुलाए थे उन्होंने कैसा ओपिनियन दिया, सब कुछ दिया। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें। आज मैं पहली बार कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।